नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरुआत की। इंडियन गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना क्यों लाई गई, इससे क्या बेनिफिट होगा, ऐसे कौन से सेक्टर से जिनको बेनिफिट है और इंडियन गवर्नमेंट को इससे क्या बेनिफिट होगा। इस वीडियो को शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको आसानी से मिल जाए। स्कीम का नाम है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये इंडियन गवर्नमेंट ने नवंबर 2020 के अंदर इसकी शुरुआत की। ये पीएलआई स्कीम से रिलेटेड सेक्टर्स कौन से हैं, टॉप कंपनीज कौन सी हैं हर सेक्टर से, और सेक्टर वाइज कितना बजट अलोकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एक करके। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पीएलआई स्कीम क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अगर कोई भी कंपनी इंडियन प्लांट के अंदर, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो या चाहे वो ग्लोबल कंपनी हो, लेकिन उसका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के प्लांट में करना पड़ेगा। चाहे आप उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन करें या फिर आप उसको एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए यूज़ करें, लेकिन शर्त यही है कि आपको उसका डोमेस्टिक प्लांट जो इंडियन प्लांट होगा उसी के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, तभी आप इस स्कीम के तहत एलिजिबल होंगे इंसेंटिव्स पाने के लिए। है क्या ये एक्चुअल में? तो अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊं कि अगर आपकी एक कंपनी है जो सालाना 100 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और अगर उसी कंपनी ने अभी सालाना 100 यूनिट से बढ़ा करके 150 यूनिट्स यानी 150 यूनिट सालाना आप प्रोडक्शन शुरू कर दिए, तो जो 50 यूनिट आपने एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग की उसका कंजम्पशन या तो इंडियन मार्केट में होगा या फिर आप उसको एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ करेंगे जो अदर कंट्रीज में बेचेंगे। तो जो आपने एक्स्ट्रा एडिशनल जो 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है उसके ऊपर गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव्स देगी आपको। आप उसको समझ लीजिए बोनस मिलेगा आपको एक तरह से। तो ये किस लिए लाएगी कि जब कोविड शुरू हुआ तो पूरा वर्ल्ड है वो चाइना के अगेंस्ट में हो गया, और मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ऑटो इंडस्ट्री के ले लीजिए या बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल का ले लीजिए और भी बहुत सारे हैं, तो वो सारे के सारे चाइना में थे, और चाइना से उनको अदर कंट्रीज में शिफ्ट करना था। तो उसके लिए कोई भी जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव देगी या लुभाएगी उन कंपनियों को, तभी वो आके आपके कंट्री के अंदर या देश के अंदर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने जो बाकी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, उनको लुभाने के लिए एक अपनी स्कीम शुरू की थी जो अभी कंटिन्यू है। अब अगर ये किस पर्पज के लिए यूज होगा, या तो आप एक्सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं इसको या फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। इसके अंदर डोमेस्टिक कंपनीज भी एलिजिबल हैं और ग्लोबल कंपनीज भी एलिजिबल हैं। इस कंपनी से ये जो स्कीम है, इस स्कीम से क्या बेनिफिट होगा? एक तो जो ह्यूज जॉब क्रिएशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, जो फिजिकल डिफिसिट आपकी कंट्री का वो कम होगा, क्योंकि अगर आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे आइटम को तो जो फॉरेन करेंसीज है वो आपको आएंगी, तो इससे आपका फिजिकल डिफिसिट कम होगा। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आप ज़्यादा क्वांटिटी में तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है टोटल वो कम होगी, तो आपको जो आइटम है वो लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। ये जो स्कीम है वो 3 से 5 साल के लिए ही एप्लीकेबल है। उसके बाद में हो सकता है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए या हो सकता है कुछ सेक्टरों के लिए रखा जाए। तो ये अभी फ़िलहाल जो है वो 3 से 5 साल के लिए है। ये नवंबर 2020 के अंदर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम अप्रूव की थी, और उस टाइम पे इसका जो बजट था वो था 1.45 लाख करोड़ रुपीज़, जिसको जो यूनियन बजट आया था उसके अंदर बढ़ा दिया गया। इनिशियली ये सिर्फ 10 सेक्टर्स के लिए ही इसको स्कीम को ड्राफ्ट किया गया था, लेकिन जो यूनियन बजट आया 2021 का उसके अंदर इसके अंदर 3 सेक्टर और ऐड कर दिए गए, और इसका जो अमाउंट था, बजट था, वो भी 1.45 लाख करोड़ से बढ़ा करके 1.97 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया। तो अब हम बात करते हैं कि पीएलआई स्कीम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी को आपको फास्टेस्ट ग्रोथ देनी है तो आपको वहाँ जो प्लांट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको कुछ ना कुछ आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे ताकि वो आपकी जीडीपी में अच्छी ग्रोथ कर सके और आपकी जो नेशन की जीडीपी वो फास्टेस्ट रूट पे बढ़ सके। और जब ये
पैंडमिक आई थी, कोविड-19 पैंडमिक आई, उसके बाद में सब लोगों ने चाइना का एक अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की, तो उसके अंदर सबसे आगे जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो जब इंडिया के अंदर जो लोग अगर सेटअप करेंगे अपना प्लांट, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स आपको देना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसकी महत्वाकांक्षी योजना थी कि इंडिया के जीडीपी $5 ट्रिलियन होनी चाहिए। तो अगर आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेके जाना आपको जीडीपी को, तो आपको जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे ताकि वो ज़्यादा काम कर सके और आपकी जीडीपी को फास्टेस्ट रूट दे सके। अब अगर मैं बात करूं इंडियन आईटी कंपनीज के बारे में, तो इंडियन आईटी कंपनीज हैं जो इंडिया की जीडीपी में अपना बहुत अच्छा योगदान देती है और ये सर्विसेज सेक्टर के अंदर आती हैं। ये जो इंडिया की जीडीपी है उसके अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने जो आईटी कंपनीज है उनको SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत टैक्स रिबेट का ऐलान कर दिया कि इनको टैक्स रिबेट मिलेगा। तो ये आईटी कंपनीज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आईटी कंपनीज क्या करेगी, एक तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगी, बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट होगा, और जो रेवेन्यू है वो आपको कंट्री के लिए काम आएगा। अब अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर के बाद में एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो इंडियन गवर्नमेंट का एक फोकस रहा है। मेक इन इंडिया की एक इंसेंटिव्स इन्होंने शुरुआत की थी, उसके हिसाब से इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक छोटा स्मॉल है, क्योंकि चाइना का अभी कंपेयर करें चाइना के साथ में, तो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। तो उसको उस लेवल तक ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए। इंडिया की जो मैक्सिमम डिपेंडेंसी है वो चाइना पे है, किसमें, जैसे मोबाइल फ़ोन्स में, चाइनीज़ टॉयज़ में, फायर क्रैकर्स में, गुड आइडल्स में, स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो इन चीज़ों को आपको अगर किसी चीज़ के साथ, किसी कंट्री के साथ compete करना है, तो आपको उन कंपनीज को इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। तो ये इस स्कीम इसलिए लॉन्च की गई थी। अब अगर मैं बात करूं कि चाइना जो है वो वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का हब कैसे बना, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने जो मैन्युफैक्चरर है उनको सपोर्ट किया। सपोर्ट किस हिसाब से किया, एक तो उन्होंने वेरियस इंसेंटिव्स दिए, फिर उन्होंने क्या किया, जो पावर थी वो लो कॉस्ट पे पावर दी और उनको लो कॉस्ट पे ज़मीन दी, उनको लो कॉस्ट पे बोरोविंग्स मिल गया, मतलब इंटरेस्ट रेट, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे उनको कैपिटल दिया गया, टैक्स इंसेंटिव्स दे गए। तो ये क्या करेंगे, जब ये चीज़ें आप देंगे किसी कंपनी को, तो उससे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो अल्टीमेटली आपको कम हो जाएगी। ह्यूज क्वांटिटी में आप अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो वैसे भी उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम होती है। तो उससे आपका क्या होगा, उसके आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन भी कम होगा, जो आपके साथ में काम करता है, जो आपके फेवर में काम करता है। तो ये जो PLI स्कीम है ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनीज प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी तो इसका जो जीडीपी की ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, प्लस इसका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, सस्ती रेट के ऊपर आपको आइटम्स अवेलेबल होंगे पब्लिक के लिए, जॉब क्रिएशन होगा, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे। तो ये चीज़ें जो स्कीम है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी है। अब अगर मैं बात करूं कि जो चाइना है वो कॉस्ट लीडर कैसे बन गया, क्योंकि जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ह्यूज स्केल पे होती है, बहुत बड़ी संख्या के अंदर वो प्रोडक्शन करता है यूनिट्स का। तो जब अगर किसी भी प्रोडक्ट यूनिट की ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उसकी जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है वो हमेशा कम हो जाती है। लेकिन हुआ क्या, कोविड के बाद में जो सप्लाई चेन थी वर्ल्ड की वो डिस्टर्ब हो गई। तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने एक चीज़ सोची कि अगर ऐसा सिनेरियो आने वाले फ्यूचर में अगर दोबारा आया तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने अपनी जो बिजनेस की जो रिस्क है उनको मिनिमाइज करने के लिए उनको एक अल्टरनेटिव चाहिए था चाइना का, जहाँ से अपना वो बिजनेस कर सके। क्योंकि इस कोविड की शुरुआत थी सबसे पहले चाइना में हुई थी और उनकी जो सप्लाई चेन थी बिल्कुल टोटली कट ऑफ हो गया था। तो जो इंडिया है चाइना के बाद में वो एक वर्ल्ड लीडर बन के आया इमर्जिंग मार्केट के अंदर, जो चाइना का एक अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे एक तो लेबर बहुत सस्ता है और ज़्यादा स्केल पे अवेलेबल है। अब अगर मैं बात करूं कि इस PLI स्कीम से कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको बेनिफिट होगा और हर सेक्टर से ऐसी कौन सी टॉप कंपनीज हैं जिनको बेनिफिट होगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फार्मा सेक्टर्स की। फार्मा सेक्टर्स है, जो इंडियन फार्मा सेक्टर्स है वो वर्ल्ड में 3rd नंबर का सबसे लार्जेस्ट है वॉल्यूम के हिसाब से, और 14 है वैल्यू के हिसाब से वर्ल्ड के अंदर।
अब ये टोटल कंट्रीब्यूट करता है 3.5 टोटल ड्रग्स एंड मेडिसिन का जो इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट की जाती है ग्लोबली। टोटल जो वर्ल्ड के अंदर है एक्सपोर्ट जितनी मेडिसिन की जाती है वो इंडियन फार्मा हो सिर्फ 3.5% ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ आपके पास में बहुत बड़ा गैप है, तो वो आप यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए फार्मा सेक्टर्स के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई स्कीम के तहत जो टोटल बजट है वो 15,000 करोड़ रुपए है। इसके अंदर अगर मैं टॉप कंपनीज देखूं तो सन फार्मा, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, लुपिन, फाइजर, ग्लेनमार्क, इफ्का, लॉरेस लैब, ग्लैंडमार्क, ग्लैंड फार्मा। तो आप इन कंपनियों में फंडामेंटली साउंड कंपनीज ही मैंने आपको यहाँ चुन के अपने वीडियो में शामिल किए। इनके अलावा भी और भी बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, जिनकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट अच्छी है, उन्हीं कंपनियों को मैंने अपने वीडियो में शामिल किया है। तो आप इन कंपनियों के लिए देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑटो सेक्टर्स के बारे में। सेकंड नंबर का एक सेक्टर है जो पीएलआई स्कीम के द्वारा बहुत बड़ा बेनिफिशरी है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। यूनियन बजट जो 2021 का है उसके अंदर स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया गया। अगर आपका पर्सनल व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल जो 20 साल जिसको हो गए, तो उस 20 साल के बाद में आपको अपने प्राइवेट व्हीकल्स का फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। और अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो आपको 15 साल के बाद में फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। और अगर फिटनेस टेस्ट के अंदर आपका व्हीकल अनफिट पाया गया तो वो स्क्रैपेज कर दिया जाएगा। तो इसके द्वारा जो ओल्ड यूनिट्स हैं उनको रिप्लेस करने का मौका मिलेगा। तो आपको वैसे भी प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, और आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो पीएलआई स्कीम से आप बेनिफिटेड होंगे। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट का फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी मूव कर चुकी हैं, और कुछ जो है मूव करने वाली हैं। तो वो उस सेक्टर के अंदर भी या उस सेगमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा और प्रोडक्शन करेंगी, जो डोमेस्टिक यूज़ में भी आएगा और एक्सपोर्ट यूज़ में भी आएगा बाकी कंट्रीज में। तो उनको पीएलआई स्कीम से बेनिफिटेड होगा। तीसरी चीज़, ये जो सेगमेंट है बिल्डिंग एंड इकोसिस्टम ऑफ पावर, बैटरी, चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इससे भी इस सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। टोटल बजट है वो इस सेक्टर के लिए वो 57,000 करोड़ रुपए का है, ऑटो और ऑटो मेकिंग कंपोनेंट्स वाली कंपनी जो है उनके लिए। उसके अंदर अगर मैं टॉप कंपनीज देखूं तो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, एम&एम, मारुति सुजुकी, आयसर मोटर्स, हीरो, बजाज, टीवीएस, मदरसन सुमी, मिंडा इंडस्ट्रीज, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी। तो आप इन कंपनीज में अच्छी कंपनी आप चुन करके अपना पैसा डाल सकते हैं लंबे समय तक। अब जो अगला सेक्टर है जो पीएलआई स्कीम के द्वारा बेनिफिटेड होगा वो है एडवांस केमिस्ट्री सेल, एचसीसी। ये क्या है कि एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजी है आपकी एनर्जी को स्टोर करने की। आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो एक से बढ़ के एक है। जो बैटरियाँ अभी बन रही हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी से बन रही हैं। आपने बैटरी आज बना दी, लेकिन वो एक्टिवेट तब होगी जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जब आपको रिक्वायर्ड है तभी वो आपकी जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके आपको दे देगी। ऐसी बैटरियाँ भी मार्केट में बन रही हैं। उसके बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि जो हम हैं जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जैसे टेस्ला ने यूएसए में बनाया है। और जो एचसीसी बैटरीज होती हैं वो एक तो इलेक्ट्रिक ग्रिड के अंदर काम में ली जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसके अंदर भी ये काम में ली जाती हैं। जो टोटल बजट है वो इस सेक्टर के लिए वो है 18,100 करोड़ रुपए। इस सेक्टर में जो टॉप कंपनीज है वो है अमर राजा बैटरी, एक्साइड बैटरी, टाटा केमिकल, जिसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। रिलायंस भी ऑलरेडी इस सेक्टर में एंटर कर चुकी है, अडानी, महिंद्रा ग्रुप। ये जो कंपनी है इनमें आप लंबे समय तक निवेशित कर सकते हैं। अगला जो सेक्टर है जो पीएलआई स्कीम के द्वारा बेनिफिटेड होगा वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर पे भी इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। इंडियन गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2021 के अंदर अनाउंसमेंट किया था कि वो आने वाले टाइम पे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो डेवलप करेगी पूरे कंट्री के अंदर। टोटल जो बजट है इस सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम के तहत वो है 10,683 करोड़ रुपए का, जो 5 साल के लिए है। इसमें जो टॉप कंपनी जो है ट्राइडेंट, वेल्सपुन इंडिया और गैरवेर टेक्निक, ये 3 कंपनी है। आप इसमें से कोई भी अपनी अच्छी कंपनी आपको जो अच्छी लगे उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। अगला जो सेक्टर है जो पीएलआई स्कीम के द्वारा बेनिफिटेड है वो है टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स।
अभी सबको पता है कि जो आने वाला समय है वो 5G लॉन्च का होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो स्पेक्ट्रम की है वो नीलामी कर दी है, और उसके अंदर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी अपनी बिडिंग जीत ली है और 5G स्पेक्ट्रम लॉन्च करने के लिए रेडी हैं। तो आने वाले टाइम पे जो 5G स्पेक्ट्रम से रिलेटेड उनको कुछ इक्विपमेंट चाहिए होंगे, या उनको कुछ आइटम्स चाहिए, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स चाहिए, जिनके द्वारा वो अपनी 5G सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें रूटर्स चाहिए होगा आपको, ट्रांसमिशन डिवाइसेज चाहिए होंगी, वायरलेस इक्विपमेंट चाहिए, IoT डिवाइसेज चाहिए, स्विचेज चाहिए। तो इस सेक्टर को आने वाले टाइम पे पीएलआई स्कीम से बेनिफिट होगा, और 5G का लॉन्च होगा उससे जो इसकी डिमांड होगी वो भी बढ़ेगी। तो ये सेक्टर भी फोकस में रहने वाला आने वाले टाइम पे। इस सेक्टर के लिए टोटल जो बजट है वो 12,195 करोड़ रुपए का है। टॉप कंपनीज कौन कौन सी इसमें? टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन एक ऐसी कंपनी जो भारत के अंदर पहली ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट लेके आई थी भारत में, और इसका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। तेजस नेटवर्क, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, यही लिमिटेड कंपनी है जिसके अंदर आप अपना निवेश कर सकते। अब अगर मैं अगले सेक्टर की बात करूं जो पीएलआई स्कीम के द्वारा बेनिफिटेड है, तो उसके अंदर है फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स में क्या है कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हुई है किसकी? फ्रोज़न फूड्स की, रेडी टू ईट फूड की, सुपर फूड और हेल्दी फूड चाहिए आपको। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने का बिल्कुल क्लियर कट इंटेंट है कि आने वाले टाइम पे वो एक तो जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको आगे प्रमोट करेगी, ताकि वो एक तो इंटरनल कंजम्पशन को मीट कर सके, प्लस आपका एक्सपोर्ट भी कर सके। तो इस सेक्टर के लिए जो टोटल बजट है पीएलआई स्कीम के तहत वो है 10,900 करोड़ रुपए, और इसमें जो टॉप कंपनीज है वो नेस्ले, ब्रिटानिया, टेस्टी बाइट और हैथसुन एग्रो और हिंदुस्तान फूड। अगला अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो वो है सोलर पीवी मॉड्यूल्स। सोलर सेक्टर के अंदर जो इंडिया है वो अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आने वाले टाइम पे जो इंडिया है वो सोलर पैनल्स का मिनिमम से मिनिमम इंपोर्ट करे। मिनिमम से मिनिमम इंपोर्ट तभी पॉसिबल है जब इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे बढ़ाएंगी। तो इस सेक्टर पे भी गवर्नमेंट का फोकस है। टोटल बजट है इस सेक्टर के लिए 4,500 करोड़ रुपए, और जो टॉप कंपनीज हैं वो हैं टाटा पावर, JSW एनर्जी और पावर ग्रिड। अब अगर मैं बात करूं अगले सेक्टर की, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। इंडिया ने उम्मीद की है कि 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी हो जाएगी इंडिया की, और ये तभी फोकस है जब इस सेक्टर को कुछ इंसेंटिव दिया जाए और इस सेक्टर में जो कंपनी है उनको आगे प्रमोट किया जाए। तो जो मेन फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का वो है एक तो डेटा लोकलाइजेशन पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल इंडिया। तो इस सेक्टर्स के लिए जो टोटल बजट है वो 5,000 करोड़ रुपए है। टॉप कंपनीज है इसके अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजी, अंबर एंटरप्राइजेस, हनीवेल ऑटोमेशन और BEL। अगला जो सेक्टर है वो है वाइट गुड्स। यहाँ पे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी डिमांड रहेगी AC और LEDs की। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट है इस सेक्टर में वो मैन्युफैक्चर को प्रमोट करना चाहती है। तो टोटल जो बजट है इस सेक्टर के लिए वो है 6,200 करोड़ रुपए, और टॉप कंपनीज हैं ब्लू स्टार, वोल्टास, हेवल्स और वी-गार्ड। जो नेक्स्ट सेक्टर है जो पीएलआई स्कीम से बेनिफिटेड है वो है स्पेशलिटी स्टील। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जो स्पेशलिटी स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इंडिया सेकंड नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का वर्ल्ड के अंदर, और इस सेक्टर के लिए जो बजट दिया गया पीएलआई स्कीम के तहत वो है 6,300 करोड़ रुपए का। टॉप जो कंपनीज है वो टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल और जिंदल स्टील है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काम भी आएगा और अच्छा भी लगा होगा।